फलन, एनालिटिक फंक्शन, है ना। क्या होता है, एक मानी फलन जो कि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित एवं अवकलनीय है, प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है। विश्लेषिक फलन, तो यहां से क्या पता चला कि किसी प्रांत डी में जो फलन अवकलनीय होगा हर बिंदु पर परिभाषित होगा और अवकलनीय होगा प्रांत डी के हर एक बिंदु पर, वो क्या कहलाएगा, प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाएगा। और एक फलन बिंदु Z0 पर, किसी एक बिंदु की बात करें, विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि इसका अवकलज, यदि इसका अवकलज बिंदु Z0 पर तथा Z0 के प्रतिवेश में भी विद्यमान हो, तो किसी बिंदु पर विश्लेषक होने का अर्थ यह है कि उस बिंदु पर उसका अवकलज विद्यमान है और उसके प्रतिवेश में भी उसका अवकलज क्या है, विद्यमान है। तो हम क्या कहते हैं कि फलन क्या है, विश्लेषिक है। उस बिंदु पर विश्लेषिक है। और किसी प्रांत में हम कहते हैं कि हर एक बिंदु पर उसका अवकलन विद्यमान है और फलन परिभाषित है और उसका अवकलन विद्यमान है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, विश्लेषिक फलन है उस प्रांत में। ठीक है, तो अवकलनीयता से ही विश्लेषक की परिभाषा आती है। तो यदि हमको दे रखा होगा कि कोई फलन विश्लेषिक है, तो इसका मतलब वो फलन अवकलनीय है। वो क्या है, उस बिंदु पर अवकलनीय है और उस बिंदु के आसपास भी अवकलनीय है। और किसी प्रांत में विश्लेषिक है तो उस प्रांत में फलन कैसा है, अवकलनीय है। कहने का अर्थ ये है। तो विश्लेषिक जो प्रॉपर्टी है वो अवकलनीय वाली प्रॉपर्टी है, बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। केवल उस बिंदु पर चेक ना करके उसके आसपास भी हम उसको अवकलनीय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर से संबंधित जो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बहुत, जो कई बार एग्जाम में आई है, वो करते हैं हम, विश्लेषक से संबंधित थ्योरम। देखिए एफ के विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध
ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट? थ्योरम का स्टेटमेंट है कि फलन एफ जेड, और एफ जेड को मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कैसे लिखती है, एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इस फॉर्म में लिखा जाता है किसी फलन को, सम्मिश्र फलन को, के प्रांत के किसी प्रांत प्रांत कैपिटल डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कॉशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अर्थात कॉशी-रीमान समीकरण होता है डेल u ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल v ओवर डेल y, और दूसरा होता है इसका पार्ट डेल u ओवर डेल y इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल एक्स। इसको याद भी रखना है कॉशी-रीमान समीकरण। और ये थ्योरम कई बार आई हुई है, 2020 के एग्जाम में नहीं आई है, तो 21 के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 21 में ये थ्योरम के पूछे जाने के पूरे चांस है कि ये एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, तो ये आवश्यक प्रतिबंध है। इसका अर्थ ये है कि यदि फलन विश्लेषिक होगा तो कॉशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, परंतु इसका उल्टा सत्य हो जरूरी नहीं है। यानी कि कॉशी-रीमान समीकरण को यदि कोई फलन संतुष्ट करता है तो वो विश्लेषिक भी होगा इस बिंदु पर, ये कहना आवश्यक नहीं, ये हम नहीं कह सकते गारंटेड। वो तब कह सकते यदि ये पर्याप्त प्रतिबंध भी होता। तो ये केवल आवश्यक प्रतिबंध है, तो ये केवल ये बताता है कि यदि फलन विश्लेषिक है तो वो कॉशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया? प्रूफ लिखें, बताओ। 1 मिनट रुको, से उतार लेना। हाँ हाँ, उतार लो आराम से उतारो। तो एफ जेड एक फलन है जो कि प्रांत डी में विश्लेषिक है, और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि u और v कॉशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करें। ये कॉशी-रीमान समीकरण है, u का x के सापेक्ष अवकलज v का y के सापेक्ष अवकलज के बराबर होगा, और u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज के ऋणात्मक के बराबर होगा। देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ लिखते हैं। माना कि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, तो डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश जेड अवकलज यानी कि अद्वितीय रूप से विद्यमान है।
अद्वितीय रूप से विद्यमान है। विश्लेषक का मतलब होता है अवकलनीय है हर बिंदु पर। अतः प्रत्येक z बिलोंग्स टू d के लिए f डैश z इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। अवकलनीयता की परिभाषा लगा दी हम, है ना। ये जो है एफ डैश जेड, ये अद्वितीय रूप से विद्यमान है। इसका मतलब किसी भी पथ से यदि हम लिमिट को लगाएं, यानी कि z प्लस डेल्टा जेड वाले बिंदु से हम z पर किसी भी पथ के से पहुंचे, हमेशा वैल्यूज क्या आनी चाहिए, इस लिमिट का मान राइट साइड में जो लिमिट है इसका मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। एफ डैश जेड विद्यमान है, विद्यमान है तथा किसी भी मार्ग से, अद्वितीय का मतलब किसी भी मार्ग से जाएंगे सेम आएगा, किसी भी मार्ग से बिंदु z प्लस डेल्टा जेड से z के समीप, z के समीप आने पर सीमा अद्वितीय है। यह सीमा, लिमिट जो है अद्वितीय है। तभी एफ डैश जेड अद्वितीय हो सकता है यदि अलग अलग, जैसे आप ये मान के चले कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये बिंदु है जेड और ये बिंदु हो गया जेड प्लस डेल्टा जेड। तो यहां से यहां तक आप ऐसे सीधे रास्ते से भी आ सकते हो, ऐसे घूम के भी आ सकते हो, और ऐसे भी घूम के किसी भी रास्ते से आ सकते हो। हर रास्ते से जब आओगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जैसे हम रियल एनालिसिस में कहते थे कि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, क्योंकि वहां दो ही रास्ते थे, सीधी लाइन है, उस पर आप या तो लेफ्ट हैंड से आ सकते हो, राइट हैंड से आ सकते हो। पर ये एक समतल है, समतल पे आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाने के लिए अनंत रास्ते होते हैं। तो किसी भी रास्ते से इस लिमिट की वैल्यू जीरो की जाए, डेल्टा टेंस, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, एफ डैश जेड सेम आना चाहिए। तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो है कि पहले आप एक्स अक्ष के अनुदिश आए, वाई अक्ष के अनुदिश आए, फिर एक्स अक्ष के अनुदिश आए, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, पहले एक्स अक्ष के अनुदिश आओ फिर वाई अक्ष के अनुदिश आओ, है ना। तो हम ये दोनों केसों से जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो केस फर्स्ट, माना कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड में डेल्टा जेड शून्य को वास्तविक अक्ष, शून्य को वास्तविक अक्ष अर्थात एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर होता है, के अनुदिश अग्रसर होता है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश यदि हम जाएंगे तो क्या वैल्यू होगी, देखिए जब आप एक्स अक्ष के अनुदिश चलोगे तो जो परिवर्तन होगा वो एक्स में होगा, वाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स अक्ष पर जब हम गति करते हैं तो क्या होता है, जो वैल्यू बदलती है वो केवल एक्स की बदलती है, वाई की नहीं बदलती। ये बात आती है आपको समझ में कि जब आप एक्स अक्ष के अनुदिश चलते हैं तो वैल्यू केवल और केवल किसकी बदलती है, एक्स की बदल, हाँ वाई की नहीं बदलती। वाई की वैल्यू नहीं बदलती, यानी कि वाई में जो परिवर्तन होगा डेल्टा वाई वो जीरो होगा। जब वाई की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी तो वाई में परिवर्तन क्या होगा, जीरो। और डेल्टा जेड बराबर होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। जेड में परिवर्तन का मतलब एक्स में परिवर्तन प्लस वाई में परिवर्तन। यदि वाई में परिवर्तन शून्य है तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स। जो
जेड में परिवर्तन है वो वही होगा जो एक्स में परिवर्तन है, क्योंकि वाई में परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, वाई में तो 0 परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। वाई में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो जेड का परिवर्तन क्या होगा, एक्स के परिवर्तन के इक्वल होगा, क्योंकि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो जेड में परिवर्तन क्या हुआ, एक्स में परिवर्तन और वाई में परिवर्तन। तो हम निकालें, इस लिमिट को निकालें, इसलिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, ये वैल्यू क्या हो। तो देखिए एफ जेड इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, यू प्लस आयोटा वी। तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। अब डेल्टा जेड केवल डेल्टा एक्स है, तो ये बन जाएगा आपका यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि वाई में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। माइनस एफ जेड को क्या लिख देंगे, यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड है, डेल्टा जेड की जगह डेल्टा एक्स आ गया। यदि ये डेल्टा वाई 0 नहीं होता तो यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई आता, और यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई आता। क्यों, क्योंकि ये जेड प्लस डेल्टा जेड है, तो एक्स में भी परिवर्तन होता, वाई में भी होता। अब वाई में नहीं हो रहा तो यहाँ पे केवल वाई आया। और ये प्रारंभिक बिंदु है, जेड के निर्देशांक, जेड जेड आपने क्या माना है, जेड माना है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड के एक्स कॉमा वाई हुए, माइनस लग गया दोनों में। अब आप क्या करोगे, यू वाले पदों को एक साथ लिखोगे, वी वाले पदों को एक साथ लिखोगे। तो ये जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा और जी बन जाएगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। नीचे तो डेल्टा एक्स ही है। अब यदि हम लिमिट लगा दें दोनों तरफ, यानी कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, तो इधर भी लिमिट लग जाएगी। और डेल्टा जेड टेंस टू 0 का मतलब है डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पे तो डेल्टा एक्स ही लगेगा। तो ये दो लिमिट हो जाएंगी अलग अलग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि इधर डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स है राइट साइड में। अब ये किसका फार्मूला हो गया आपका, यू में परिवर्तन किसके, एक्स एक्स के वाला, वाई कांस्टेंट है बटे डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया डेल यू ओवर डेल एक्स। वाई को कांस्टेंट रखते हुए ये यू का अवकलन का फार्मूला बन गया ना, एफ के अवकलन का फार्मूला ये है, तो ये यू के अवकलन का फार्मूला हो गया। उसमें भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्यों, क्योंकि वाई कांस्टेंट है। ऐसे ही ये वी के अवकलन का फार्मूला हो गया, वाई को कांस्टेंट रखते हुए, तो उसको हम क्या कह देंगे, आंशिक अवकलज कह देंगे। और लेफ्ट हैंड में क्या बन गया, लेफ्ट हैंड में बन गया एफ का अवकलज। तो ये वैल्यू आपकी जो बन जाएगी वैल्यू, वो क्या बन जाएगी, ये तो बन जाएगा एफ डैश जेड, और ये बन जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स, समीकरण नंबर 1। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, वाई अक्ष के अनुदिश अग्रसर हो सकते हो, और वाई अक्ष के अनुदिश अग्रसर होकर के हम दूसरा वाला पार्ट निकाल लेंगे, केस सेकंड। सेम कुछ भी नहीं करना, इसी तरह लिखना है। और उस केस में क्या होगा, माना कि डेल्टा जेड शून्य की ओर काल्पनिक, शून्य की ओर काल्पनिक अक्ष अर्थात वाई अक्ष के अनुदिश वाई अक्ष के अनुदिश अग्रसर होता है,
वाई एक्स के अनुदिश अग्रसर होता है। तो जब वाई एक्स के अनुदिश जाएंगे तो क्या होगा, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल परिवर्तन किसमें होगा, वाई में। ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स तो हो जाएगा 0, और डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा डेल्टा वाई। अब उसके हिसाब से ये भी चीजें बदल जाएंगी, एक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वाई में परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से ये नीचे भी चेंज हो जाएगा। और सेम उसी तरीके से बनाइए आप लोग, देखिए बना करके क्या बनता है। आपको बनाना आ गया तो फिर थ्योरम बहुत इजी है आपके लिए, एक पार्ट करके दूसरा पार्ट खुद करना आ गया तो लिख करके ट्राई करोगे। हाँ सर। ट्राई करके देखो एक बार, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अभिषेक, हाँ, क्या करना है इसमें? इसको पहले किस तरह प्रूफ करना है? अच्छा, पहले फर्स्ट केस किस तरह? हाँ, पहले डेल वाई माना था अपन ने 0। हम्म। ठीक। देखो ये लिखा ही हुआ है, इसी में देखो चेंज करके दिखाता हूं आपको मैं क्या बनेगी। यहाँ पर आपने एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई लिखा है, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, वाई में परिवर्तन हो रहा है बस। तो इसलिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई माइनस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा जेड क्या बन जाएगा, आयोटा डेल्टा वाई। यहाँ ध्यान रखना डेल्टा जेड की जगह आयोटा डेल्टा वाई आएगा। अब इनको अलग अलग कर दें, तो यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा ऊपर, और ये वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई। ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगा दें हम, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू, इधर भी लिमिट लग जाएगी, लिमिट अब इधर क्या होगा, डेल्टा वाई 0 होगा, क्योंकि डेल्टा जेड इक्वल टू आयोटा डेल्टा वाई, आयोटा तो कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन, अच्छा आयोटा को आप बाहर लिख दो, ये आयोटा को आप लिमिट से बाहर लिख दो, 1 अपॉन आयोटा
यहाँ आ जाएगा डेल्टा वाई। आयोटा तो कांस्टेंट है, यहाँ आयोटा से आयोटा कट जाएगा, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, इसमें बन जाएगा वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा वाई। ये लेफ्ट हैंड तो क्या बन गया, ये तो बन गया एफ डैश जेड। ये क्या बन गया 1 अपॉन आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई, और वो क्या बन गया डेल वी ओवर डेल वाई। ठीक है, इसको आप आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर तो आ जाएगा आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आगे करके, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई को तो आगे लिख दिया, माइनस आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। क्योंकि कॉम्प्लेक्स लिखने के लिए पहले आप वास्तविक भाग लिखते हो, फिर आयोटा के साथ आप काल्पनिक भाग लिखते हो। अब चूंकि एफ डैश जेड अद्वितीय है, तो समीकरण 1 और 2 क्या होंगे, समान होंगे। लेफ्ट हैंड से सेम है तो राइट हैंड भी सेम होगी, तो वास्तविक भाग के इक्वल होगा, काल्पनिक भाग के इक्वल होगा। तुलना कर देंगे समीकरण 1 और 2 की। ठीक है, तो ये यहां पर हमने क्या किया, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से एफ डैश जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू आ जाएगा, समीकरण 1 में तो आ रहा था डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स, और समीकरण 2 में आ रहा था डेल वी ओवर डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई। वास्तविक तथा काल्पनिक, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर इसका वास्तविक भाग इसके बराबर होगा, ये बराबर है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल वी ओवर डेल वाई के। और दूसरे की तुलना करें तो डेल वी ओवर डेल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, और इसी बात को आप, जो यही प्रूफ करना था आपको, मैंने तो लेफ्ट राइट कैसे भी लिखे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कि कॉशी रीमान समीकरण है, कॉशी रीमान समीकरण है। इस तरीके से हम कॉशी रीमान समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक।